हम्म। तो अब अभी तक हम लोग पढ़े परिस्थितिकी तंत्र के बारे में कि परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसमें अलग अलग क्या क्या संघटक होते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसमें जो मटेरियल होते हैं पदार्थों का प्रवाह कैसे होता है ना, अलग अलग पिरामिड कैसे होते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिस्थितिकी तंत्र में, उसमें हम लोग देखेंगे। अब देखो तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है, तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि परिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटकों के प्रति जैविक घटकों की अनुक्रियाएं, यानी कि जो तापमान है, एग्जाम्पल है ये कि तापमान है वो बदल गया या पानी का अभाव हो गया, तो जो भी अजैविक घटक हैं उसका बढ़ने घटने या उसके अनुसार जैविक जो घटक है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, वो किस तरह अनुक्रिया करती है ना। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, देखो, पृथ्वी पर स्थित विविध परितंत्रों में जीने लायक अनुकूल स्थितियां हैं। मतलब अलग अलग जो परिस्थितिकी तंत्र है, परितंत्र है, वहां पे जीने लायक स्थिति है, लेकिन कभी कभी चरम परिस्थितियां भी होती है। जैसे अगर हम लोग माउंटेन पे चढ़ जाए, ऊपर पहाड़ पे, तो वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है ना, या ध्रुवीय प्रदेश में चले जाए तो वहां बहुत ठंडा होता है, या मरुस्थल में चले जाए तो वहां पे आर्द्रता बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये परिस्थितियां चरम परिस्थितियां हैं, पर यहाँ भी जीवन होता है। तो यहाँ जीवन क्या ऐसा बदलाव करता है अपने आप में जीव कि वो वहां पे जिंदा रह सकता है। तो ये जो चरम परिस्थितियां हैं उसको उस परिस्थितियों में भी जीने के लिए क्या है कि जो जीव है वो विविध अनुक्रियाएं अपनाते हैं, वो अलग अलग तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, इसको अलग अलग अनुक्रिया अपनाते हैं। तो इस अनुक्रिया में सबसे पहला होता है संस्थापन, इसको इंग्लिश में हम लोग होमोस्टेसिस कहते हैं, है ना। होमोस्टेसिस संस्थापन का मतलब होता है कि कोई भी जीव मान लो कि बहुत ही चरम परिस्थिति में रह रहा है, ऐसा परिस्थिति जो कि बहुत हार्श है, तो उस स्थिति में रहते रहते क्या होता है कि लंबे समय में एक स्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लेता है। वो अपने बॉडी के अंदर ही है ना एक तरह का वो एडजस्टमेंट कर लेता है, एक तरह का पर्यावरण, एक तरह का बॉडी के अंदर ही इन्वायरमेंट विकसित कर लेता है, जिससे वो चरम परिस्थिति से निपटने में कामयाब हो जाता है। तो ये जो संस्थापन है या होमोस्टेसिस है उसका दो प्रकार होता है। उसमें पहला क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, नियमन करता है। उसका एग्जाम्पल, नियमन का मतलब क्या होता है कि जैसे मानव द्वारा अपने शरीर का तापमान, अब देखो ठंड के दिन में हमारे यहाँ तापमान क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, और गर्मी के दिन में 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस। पर ये दोनों परिस्थिति में हमारा जो बॉडी का तापमान है वो 37 डिग्री ही बना हुआ रहता है, क्योंकि अगर 45 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा तो विल डाई, हम लोग मर जाएंगे, या हमारा शरीर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ठंड और गर्मी के दिन में, उसमें उस पर्यावरण में तापमान इतना होता है, पर हम अपने बॉडी के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम विकसित कर दिए है जो वार्म ब्लडेड एनिमल, ये जो रेगुलेशन है ना वो अक्सर वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून का जो प्राणी होता है, वार्म ब्लड वाला जो एनिमल होता है, वो क्या करता है कि रेगुलेट करता है, नियमन करता है। वो कैसे नियमन करता है, तो मानव देखो क्या करता है कि गर्मी के दिन में हम लोग पसीना निकालते हैं, क्योंकि पसीना जैसे ही हमारे शरीर, जैसे ये हमारा हाथ है, मान लो नहीं ये हमारा हाथ है, तो इसमें पसीने की बूंद आ, क्योंकि हमको बहुत गर्मी लगा, और उस गर्मी में भी हमको अपने बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, लेकिन बाहर का तापमान क्या है, वो है 45 डिग्री है। तो क्या करेंगे, हम अपना बॉडी से थोड़ा सा वो पसीना निकालेंगे। अब इस पसीना को हवा आई और पसीना को सिखाई, तो पसीना को सिखाने के लिए यहाँ पे तो 37 डिग्री टेम्परेचर है, पर हमको और तुम्हारा 63 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो वो थोड़ा सा हीट क्या है, वो क्या है हमारे बॉडी से खींच लेता है, हमारे बॉडी से, तब हमको ये 45 डिग्री नहीं नजर आके 37 डिग्री ही नजर आता है, तो हमको थोड़ा सा ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारा स्किन है, जो हमारा त्वचा है, उस पे जब पसीना का बूंद होता है, वो जब उसका वाष्पीकरण होता है ना, तो वाष्पीकरण करने के लिए उसको कुछ ऊर्जा चाहिए, सिर्फ हवा से नहीं हो पाता, उसको कुछ ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से लेता है, ये हमारे बॉडी से ले लेता है ऊर्जा।
तो हमको थोड़ा ठंडा लगता है। जब भी हमारे बॉडी से ऊर्जा का ह्रास होगा तो हमको ठंडा लगेगा, क्योंकि कम गर्मी है अब, है ना? तो इस तरह गर्मी में हम लोग पसीना निकाल के तापमान को कम किए हुए रहते हैं अपने बॉडी का। और ठंडा में कंपन, जैसे दांत कटकटाने लगा या धीरे धीरे हिलने लगा, तो धीरे धीरे हिलने से क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है ना? या हाथ ऐसे ऐसे हम लोग करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा बॉडी जो जो वार्म ब्लडेड होता है, गर्म खून का प्राणी जो होता है ना, वो किस तरह से संस्थापन करता है? नियमन करके, वो रेगुलेट करता है। उसी तरह से जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, कोल्ड ब्लड वाला, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, जल में रहने वाली मछली होगी, वो क्या करती है? वो अपना शरीर का तापमान को मतलब एक निश्चित तापमान तक नहीं रखती है। वो क्या करती है? वो कंफर्म कर जाती है, समरूपन कर देती है। मतलब बाहर के परिवेश के तापमान के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। मतलब बाहर अगर 45 डिग्री है तो उसका बॉडी का भी टेम्परेचर 45 डिग्री कर ले। ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सारा चीज होता है, वो हमारा पढ़ने का क्षेत्र नहीं है। हम बस इतना जानेंगे कि जो बहुत सारे जीव होते हैं जल में रहने वाले, या मेंढक या मछली, बहुत तरह का सांप जो होता है, वो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो ठंडे खून के होते हैं, वो क्या है? संस्थापन करने के लिए मतलब जब चरम परिस्थिति होती है तो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, उसका समरूपन कर लेते हैं। अगर बाहर में तापमान 10 डिग्री है तो वो भी अपने बॉडी का तापमान 10 डिग्री कर लिए। अगर बाहर 30 डिग्री है तो अपने बॉडी का तापमान 30 डिग्री कर लिए। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य अपने अपने शरीर में ही कुछ ऐसा बदलाव कर लेता है, जैसे पसीना निकलने वाला ग्लैंड, वो हम लोग को क्यों आया? क्योंकि तापमान कभी-कभी जब हम बहुत ज्यादा चरम हो जाता है, तो इससे निपटने के लिए कंपन हमारा बॉडी में अपने आप हो जाता है, हम करते नहीं है। जैसे ही ठंडा लगता है तो ये हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है कि ठंडा हो रहा है, थोड़ा गर्माहट ला, तो ये कंपन हो गया। तो इस तरह से पहला तरीका जो है, जिस तरह से मतलब अजैविक घटकों के प्रति जो जैविक घटक है वो अनुक्रिया कर रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है, उसमें सबसे पहला संस्थापन है, जिसको होमोस्टेसिस कहते हैं। उसमें दो तरीके का हो गया, नियमन करना, ये वार्म ब्लड वाले एनिमल करते हैं, और समरूपन करना, ये कोल्ड ब्लड वाले करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि प्रवास कर जाना, कि भाई अभी हमको बहुत ठंडा लग रहा है और हाँ यहाँ पे हम नहीं रह सकते। देखो, प्रवास करने का मतलब क्या हो गया? हैबिटाट बदल लेना। हैबिटाट, अपना जो वास स्थल है उसको बदल दिया। हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में बहुत सारा साइबेरियन पक्षी जो है उड़ के भारत आ जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में ध्रुवीय प्रदेश में इतना ठंडा पड़ता है, चारों तरफ बर्फ होती है और बर्फबारी होती रहती है, जहां पे ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये साइबेरियन पक्षी क्या करते हैं? वो इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि भारत जो है, ये देखो, ये विषुवत रेखा के करीब है। यहाँ पे है भारत और यहाँ पे है ध्रुव, तो यहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है, और यहाँ पे सूरज निकलता है, उतना ठंडा नहीं पड़ता। तो ये साइबेरियन पक्षी माइग्रेट कर जाती है। तो दूसरा तरीका क्या है? मतलब चरम परिस्थिति में अपने आप को ढालने का, या उससे नेगोशिएट करने का, उसका अनुकूलन करने का। पहला तरीका संस्थापन था, और पहला तरीका था संस्थापन, और दूसरा तरीका है प्रवास करना, माइग्रेट करना, कि ऑल टुगेदर वो जगह छोड़ के एक मौसम के लिए हम चले गए, और जब वहां पे जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल हुई तो फिर से आ गए। दूसरा तरीका क्या होता है? निलंबन करना, सस्पेंड करना। सस्पेंड क्या करना? तो अपना लगभग जीवन का जो मूल चीज है ना, बस दिल थोड़ा थोड़ा धड़कते रहता है, और जीवन का कोई भी क्रिया प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये क्या, एक जैसे अगर शीतकाल में हो तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं, है ना? और ग्रीष्म काल में हो तो उसको अशीतवेशन कहते हैं। ये निलंबित कर देते हैं। ये क्या है कि मान लो कि एक भालू जब पोलर, तुम आज तुम लोग का होमवर्क ये रहा कि तुम यूट्यूब पे ये टॉपिक पढ़ोगे, हाइबरनेशन, पोलर बियर का हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। वो इस समय क्या करते हैं? ना तो प्रजनन करते हैं, ना कुछ काम करते हैं, बस सोए रहते हैं गुफाओं में दिन रात। वो शीत में निष्क्रिय हो जाते हैं, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। उसी तरह तुम एक तालाब है, उसको जाके खोदो थोड़ा सा, तो उसमें घोंघा तुमको नजर आएगा। घोंघा क्या करता है कि अपना थोड़ा सा पानी लेके वो एकदम मिट्टी के अंदर छुपा हुआ बैठा रहता है, वो कुछ करता ही नहीं है, बस वो निष्क्रिय पड़ा हुआ रहता है। तो इसको अशीतवेशन कहते हैं, है ना? ये ग्रीष्म काल में ग्रीष्म निष्क्रिय होते हैं, मतलब अपना जीवन का जो
कोई भी काम है उसको निलंबित कर दिया कुछ दिन के लिए, जब तक थोड़ा गर्मी नहीं होगी तब तक हम हाइबरनेशन से नहीं निकलेंगे, या जब तक थोड़ा ठंडा नहीं होगा, जब पानी नहीं आएगा तब तक हम ग्रीष्म निष्क्रियता जो अतिवेशन है उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से तीसरा तरीका जो होता है चरम परिस्थिति से निपटने का, वो निलंबन होता है। और चौथा क्या होता है? एडप्टेशन, कि डायरेक्ट हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। ये अनुकूलन जो होता है वो अनुवांशिक हो जाता है। क्या होता है अनुकूलन? तो जैसे मरुस्थल में रहने वाले पौधा, वो क्या होता है मरुस्थल में, चूंकि पानी कम है तो इसका जो जड़ होता है वो जमीन में बहुत गहराई तक गया हुआ रहता है, या इसका पत्ता जो होता है वो पत्ता बड़ा बड़ा पत्ता नहीं होता, क्योंकि बड़ा पत्ता से ज्यादा पानी का लॉस होगा, तो छोटा निडल की तरह होता है, मतलब कांटा की तरह होता है। और इसका पत्ता जो छोटा छोटा होता है उसके ऊपर एक तो परत बना हुआ था, वैक्सी परत प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का जब परत बना होता है तो उससे बाहर पानी नहीं जा पाता है, और उसका तना उना हर जगह तुम देखोगे कि प्लास्टिक का एक परत बना होता है। तो ये सब एडॉप्टेशन है, ये सब अनुकूलन है। मरुस्थल में रहने वाला पौधा इस तरह से करता है। ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाला जानवर देखो, जहां भी ठंडा, तुम यहाँ पे अभी कुत्ता को देखो और तुम हिमाचल प्रदेश में जाके कुत्ते को देखो, तो वहां का कुत्ता को बहुत बड़ा बड़ा बाल रहेगा, और दो तरह का बाल रहता है। मतलब एक पहले अपना जो यहाँ वाला कुत्ता है छोटा छोटा बाल रहेगा, उसके ऊपर एक परत रहेगा जिसमें बड़ा बड़ा बाल रहेगा, झबरू कुत्ता इस तरह से। तो ये बाल होता है ताकि वो ठंडा से बचाए उसको, या बसा का मोटा परत होता है भालू लोग या ठंड प्रदेश में रहते हैं, या ठंड प्रदेश में जो भी जीव रहते हैं उसका देखोगे कान छोटा होता है और पैर भी छोटा छोटा पैर होता है, क्योंकि देखो ठंडा में हम क्या करते हैं, सिकुड़ के सोते हैं। ऐसे गर्मी में हम ऐसे करके सोएंगे और ठंडा में ऐसे करके सोते हैं, क्यों? ताकि हमारा बॉडी लेस एक्सपोज हो, हमारा जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए, ताकि यहाँ इससे हीट लॉस जो है, जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है वो कम हो। तो इस चीज के लिए उसका कान भी छोटा होता है, पैर भी छोटा होता है। ऊंचाई पर जाने जैसे ही हम लोग जाते हैं तो एक तुंगता बीमारी होती है। तुंगता बीमारी क्या होती है? जैसे ऊंचाई पे जाओगे ना अपने दोस्तों के साथ, तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, एक दूसरे से लड़ने लगोगे, है ना। यही इसी को तुंगता बीमारी कहते हैं। मिचली आता है, उकाई टाइप का लगने लगता है। यह तुंगता बीमारी क्यों होता है? क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन का कमी होता है, और इस ऑक्सीजन का कमी को दूर करने के लिए ऊपर में जो भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लिया, अनुवांशिक हो गया कि उनका शरीर में लाल जो रक्त कोशिका है उसका उत्पादन ज्यादा होता है, बाधा नहीं रे, ज्यादा होता है, उसका ज्यादा होता है ना। तो इस तरह से वो अडॉप्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 प्रकार देखे कैसे चरम परिस्थितियों में जो जीव होते हैं वो अपने आप को जीवित रखते हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां था वो अजैविक परिस्थितियां था। लेकिन जैविक समुदाय के बीच आपस में कैसा अंतःक्रिया होता है, मतलब कि एक ही जगह पे एक घास के मैदान में अगर वो जो हिरन भी रह रहा है और तेंदुआ भी रह रहा है और लोमड़ी भी रह रहा है और घास फूस भी रह रहा है, तो इसमें आपस में जैविक समुदायों के बीच किस तरह का अंतःक्रिया होता है। तो अंतः जातीय मतलब एक जाति का, जैसे मनुष्य या शेर, है ना, या हिरन, कोई भी एक ही जाति का जो सदस्य होता है उसके बीच क्या होता है, क्षेत्राधिकार का लड़ाई होता है। अभी मनुष्य देखो ना, लड़ गया, इजराइल और पैलेस्टाइन में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रहा है, वो क्षेत्राधिकार के लिए ही हो रहा है। या शेर को देखो, 2 शेर, ये भी तुम यूट्यूब पे देखोगे कैसे क्षेत्र एक क्षेत्र जो होता है, एक शेर का होता है, उसमें वो शेर जो है दूसरे शेर को नहीं आने देता है, तो क्षेत्र के लिए लड़ाई होता है। फिर क्या है, प्रजनन के लिए साथी पाने के लिए भी लड़ाई होते रहता है। शेर में, हिरन में, इवन मनुष्य में बहुत ज्यादा होता है, अपना मादा को पाने के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये दोनों कारणों से आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, लड़ाई होता है, कंपटीशन होता है, बहुत सारा चीज होता है, पर ये अंतः जातीय होता है, एक जाति के लोगों के बीच। लेकिन अंतर जातीय भी होता है, जैसे मनुष्य और शेर के बीच या हिरन और शेर के बीच भी लड़ाई होता है। तो वो किस तरह का अंतःक्रिया होता है, उसमें एक पहला जो अंतःक्रिया होता है उसको हम लोग सकारात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। ये सकारात्मक अंतःक्रिया क्या होता है, इसमें दोनों, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये सब हम जो भी बता रहे हैं आज सेकंड वन में जो तुम लोग को बता रहे हैं, ये सब एकदम फेवरेट टॉपिक है, ये सब बहुत सारा सवाल पूछते हैं वो लोग। तो जो अंतर जातीय अंतःक्रिया होती है उसमें सबसे पहली सकारात्मक अंतःक्रिया होती है। सकारात्मक अंतःक्रिया क्या है, इसमें दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है। यह अंतःक्रिया जो होता है वो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है।
किसी को हानि नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा अंतःक्रिया जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो और किसी को हानि नहीं हो, उसको हम लोग सकारात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। इसके 3-4 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला है, ये ध्यान देना, ये सब पूछता है, सहोपकारिता, मतलब म्यूचुअलिज्म, दोनों मिलके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें दोनों को लाभ होता है। ये पूछेगा तुमसे कि एक ऐसा अंतःक्रिया जिसमें दोनों को लाभ हो, उसको क्या कहते हैं? तो तुम बोलोगे उसमें सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? दलहन के जड़ में राइजोबियम। दलहन का जो जड़ होता है ना, तुम्हारा मूंग का या अरहर का पेड़, उसके रूट में एक बैक्टीरिया होती है राइजोबियम। तो दलहन का पेड़ इसको घर दे दिया अपने जड़ में, और इसके बदले राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन को, मतलब जो हवा में नाइट्रोजन है उसको ऐसा यौगिक में बदल देता है कि पेड़ पौधा इसको ले पाती है। तो इसलिए दोनों को फायदा हुआ। दलहन के पेड़ को नाइट्रोजन मिला और राइजोबियम को घर मिल गया। पुष्प तथा मक्खी, पुष्प को क्या फायदा होता है मधुमक्खी से? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। जो 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 मेल पुष्प होता है ना और फीमेल पुष्प होता है ना, वो अलग अलग होता है। और जब तक मेल और फीमेल मिलेगा नहीं, तब तक फल या फूल कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो मधुमक्खी क्या करती है कि ये आए के बैठी मेल फूल पे, और जैसे ही बैठी तो उसके पैर उर में कुछ इसका गैमेट्स फंस जाता है ना, और ये फिर जाके फीमेल जो फ्लावर है, फूल है, उस पे बैठी और इसका ओवरी में ये डाल के और ये इसको मतलब फिर रिप्रोड्यूस करने के लायक बना दी। ठीक है, तो पुष्प को क्या फायदा होता है मधुमक्खी से? उसको होता है कि पॉलिनेशन होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, और मधुमक्खी को खाना मिलता है, नेक्टर मिलता है, जिससे मधु बनता है। तो पहला था सकारात्मक अंतःक्रिया में म्यूचुअलिज्म, जिसका 2 एग्जाम्पल हम लोग देखे, दलहन के जड़ों में राइजोबियम और पुष्प तथा मधुमक्खी का। इसमें दोनों को फायदा होता है। उसके बाद है सहभोजिता, इसको हम लोग कमेंशियलिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हानि नहीं हो रहा है, दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। इसमें एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। जैसे बगुला तथा चरने वाले पशु, क्या होता है कि तो कोई पशु है ना, जब चरते रहता है तो वो क्या करता है कि छोटा सा पौधा होता है उसको जाके हिला देता है। तो जैसे ही हिलाता है तो टिड्डा उड्डा उससे उड़ने लगता है, बगुला जाके उससे खा लेती है। तो इससे बगुला को तो फायदा हुआ, लेकिन जो पशु है उसको ना तो फायदा हुआ ना तो घाटा हुआ। हमारा आंत में जो ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है, वो जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो तो क्या है, हमारा पेट में उसको घर है और वो उसका खाना खाता है, लेकिन हमको हानि भी नहीं पहुंचाता और हमको फायदा भी नहीं पहुंचाता है ना। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तब वो हमको घाटा पहुंचाता है। तो या गुरूज का पेड़, जो गुरूज का पेड़ होता है, अभी बहुत चल रहा है, वो क्या करता है, किसी पेड़ पे चढ़ जाता है तो पेड़ उसको सहायता करती है चढ़ने में, उसको सहारा देती है, लेकिन वो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पेड़ पे रहने वाला पक्षी, जानवर इत्यादि क्या करता है, एक पेड़ पे अगर बहुत सारा पक्षी है तो पेड़ उसको तो घर दी, पर पेड़ से इसको ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, है ना। लेकिन पशु पक्षी को फायदा हुआ, क्या हुआ, एक को लाभ हुआ और दूसरे को न लाभ हुआ न हानि हुआ। ऐसा अंतःक्रिया को सहभोजिता कहते हैं। तो सकारात्मक है, इसको लतर होता है, इसमें अभी बहुत उसको पीते हैं, ये गुरुज का पेड़, इसको हम लोग वो कहते हैं अमरबेल। इसको इसका इस हाँ, बहुत एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है। अभी तो कोविड के समय में बहुत सारे लोग उसको पी रहे हैं, उसको काढ़ा बना के। ठीक है, खैर हम अभी ये चीज देख रहे हैं कि अंतःक्रिया जो होती है उसमें 2-3 तरह की होती है। इसमें दोनों पक्ष के लिए लाभकारी होता है। पहला देखो, इसमें दोनों को लाभ हुआ, लेकिन सहोपकारिता में, लेकिन सहभोजिता में एक को लाभ हुआ पर दूसरे को न लाभ हुआ न हानि हुआ। अब जो दूसरा तरह का होता है, ये नकारात्मक अंतःक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, या दोनों को हानि होता है। पहले वाले में क्या हो रहा था, एक को लाभ हो रहा था और दूसरे को हानि नहीं हो रहा था, या तो दोनों पक्षों को लाभ हो रहा था पर हानि किसी को नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो नकारात्मक क्रियाएं होती है, उसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को या तो हानि होता है या फिर दोनों पक्ष को हानि होता है।
तो इसमें सबसे पहला क्या है, परभक्षण। परभक्षण मतलब प्रिडेशन। अब हिरन को शेर खा गया, हिरन को शेर खा गया तो हिरन का तो लॉस हो गया, पर शेर को फायदा हुआ। तो ये नकारात्मक अंतःक्रिया एक दूसरे को, पर ये बहुत जरूरी है। इस तरह का अगर अंतःक्रिया नहीं होगा तो जैव विविधता नहीं बनी रहेगी या फिर जातीय संतुलन नहीं रहेगा। अगर हिरन को नहीं खाए या पौधा को हिरन नहीं खाए तो पौधा पौधा इतना ज्यादा पौधा हो जाएगा कि हमारे वातावरण में जितना भी स्रोत है ऊर्जा का, वो सबको पौधा ही ले लेगी, हिरन के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए परभक्षण जो है वो बहुत जरूरी होता है जातीय संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में, है ना। तो पहला परभक्षण होता है। दूसरा होता है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। एक तरह का पोलीगेरस चींटी होता है। वो क्या करता है, चींटी का जो घर होता है ना, उसको जाके और जो रानी चींटी को मार देती है ये लोग, और फिर अपना राज चला लेती है और सब चींटी से काम करवाती है। तो ये दूसरा तरीके का होता है। उसमें एक को लाभ हुआ, पोलीगेरस चींटी है उसको लाभ हो गया, लेकिन और चींटियों को बहुत घाटा होता है। तो ये दूसरा जो है अंतःक्रिया का प्रकार वो होता है एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा होता है परजीविता, जैसे पैरासिटिज्म। वो पेट में जोंक, जो हमारा पेट है उसमें जो जोंक होता है वो क्या करता है, वो उससे जोंक को फायदा होता है लेकिन हम लोग को नुकसान होता है। वो हमारा जो मुश्किल से पचाया हुआ खाना होता है, जब खाना खाया जो भी चीज होता है, खून है, उसको चूसता है वो। तो जोंक को तो फायदा हुआ लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ, हमको घाटा हुआ। और तीसरा होता है कंपटीशन। तो कंपटीशन में भी कभी एक को फायदा होता है और दूसरे को घाटा होता है। जैसे कि खेत, तो खेत में जब हम लोग धान का खेत में निकाई करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा खरपतवार हो जाता है, वो कम्पीट करने लगता है, जो मेन हमारा पौधा है उसे कम्पीट करने लगता है। तो इसको फायदा हो जाता है और इसको घाटा हो जाता है। तो इसलिए हमको हमको वीड आउट या तो कोई केमिकल छिड़क देते हैं या उसको जाके निकौनी करते हैं, तो वीड आउट होता है। तो इस तरह से हम लोग आज एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजों को पढ़े। हम लोग जाने एनवायरमेंट क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, उसमें और भी उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, या अजैविक चीज से कैसे अंतःक्रिया करता है जैविक चीज, या जैविक जो संगठक होते हैं वो आपस में कैसे अंतःक्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दुनिया का तमाम, दुनिया में जितना भी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है और जहां जहां है उसके बारे में, उसमें कौन से जीव रहते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा है कि आज का लेक्चर में तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ आज हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा